हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो जॉन डाल्टन थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, एक मेट्रोलॉजिस्ट थे यानी मौसम वैज्ञानिक थे। और ये क्या है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर का क्या है ये स्टडी किया करते थे। तो इन्होंने क्या है 1808 में 1808 में 1808 में क्या है एक बुक पब्लिश किया है ना। उस बुक का नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ठीक, इन्होंने क्या है एक बुक लिखा अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ठीक, ये बुक क्या है 3 पार्ट में इन्होंने पब्लिश किया और इसी बुक में इन्होंने अपना एक फेमस थ्योरी दिया एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम क्या है परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो परमाणु सिद्धांत में इन्होंने क्या है मुख्य रूप से 4 पॉइंट दिए या 4 पोस्टुलेट्स दिए, जिसको हम लोग क्या है एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है, इन्होंने कहा द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है या पहला बिंदु वो क्या है कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। ठीक, तो परमाणु शब्द सबसे पहले कहाँ से आया? तो सबसे पहले इसमें नाम आता है भारतीय दार्शनिक जो ऋषि कश्यप थे, जिसे हम कणाद के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या है 600 बीसी में यानी जॉन डाल्टन ने जब ये एटॉमिक थ्योरी दिया उससे लगभग 2600 साल पहले इन्होंने क्या है परमाणु शब्द का प्रयोग अपने वैशेषिक दर्शन में किया था और एक ग्रंथ था वैशेषिक सूत्र, उसमें सबसे पहले इन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। किसने? भारतीय दार्शनिक ऋषि कणाद ने। उन्होंने क्या बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उस समय क्या है पृथ्वी जल अग्नि ये सब उन्होंने क्या है बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे इन्होंने क्या है परम अणु कहा। कणाद ने क्या कहा? परम अणु। ठीक, और क्या कहा इसे? परमाणु। परम मतलब क्या होता है? अंतिम। ठीक, और अणु क्या है? कण है। ठीक, तो कणाद क्या है एक ऐसी कहानी प्रचलित है कि ऋषि कणाद क्या है चावल के दाने को लेकर चल रहे थे और चावल के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। तो लास्ट में एक ऐसा कंडीशन आया कि उस चावल के दाने को और तोड़ा नहीं जा सका। तो उस कण को उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। तो परमाणु शब्द जो सबसे पहले आया इसका प्रयोग किसने किया था? जो भारतीय दार्शनिक थे ऋषि
कणाद या कश्यप ऋषि। ठीक, इन्होंने 600 BC में इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, तो ये तो क्या है, इसका एक ऐतिहासिक एक पॉइंट है। और एक और दार्शनिक, एक और फिलोसोफर का नाम आता है जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक, यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका क्या नाम था, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ये क्या थे, ग्रीक फिलोसोफर थे और इन्होंने क्या है 400 BC में ठीक, इन्होंने क्या है 400 BC में एटमोस शब्द का प्रयोग किया था। एटमोस एक ग्रीक शब्द है। एटमोस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है जिसे और काटा नहीं जा सकता। तो जो एटमोस शब्द है एक ग्रीक शब्द है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। ए मतलब हो जाएगा नॉट या नहीं, और टोमोस, टोमोस का मतलब होता है काटना। ठीक, तो एटम शब्द क्या है, एटमोस शब्द से आया है एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है अनकटेबल। ठीक, जिसे हम और काट नहीं सकते। तो ये शब्द क्या है, ये दोनों क्या है फिलोसोफर थे। एक क्या है भारतीय दार्शनिक थे ऋषि कणाद, और दूसरे फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे। दोनों ने क्या है दर्शन स्तर पर, ठीक, वैचारिक स्तर पर या दर्शन पर क्या है एटम या परमाणु शब्द का उपयोग किया था। तो इनसे प्रेरित होकर जॉन डाल्टन ने क्या है हजारों साल पहले इस जो विचार है उसको क्या है आधार बनाया, एटम शब्द या परमाणु शब्द। ठीक है, उन्होंने एटम शब्द लिया, इसको क्या है हजारों साल पहले जो ये एक फिलॉसफी आया था, दर्शन आया था, उससे प्रेरित होकर उन्होंने एटम शब्द को लिया। और उसके बाद क्या है ये जो दोनों फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, इन्होंने क्या है ये विचार दिया था, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था और साइंटिफिक प्रूफ दिया जॉन डाल्टन ने। और क्या था इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, ये तो पहला हो गया। फिलॉसफी में ये क्या है 600 BC पहले और 400 BC पहले, मतलब लगभग 2600 ईसा पूर्व या फिर 2400 ईसा पूर्व, 2400 साल पहले या 2600 साल पहले। उसके बाद जो इन्होंने जो एक प्रेरणा लिया वो है उस समय तक क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्या है 2 लॉ आ चुके थे जो हमने पढ़ा है, रासायनिक संयोजन के नियम। तो 1789 में एक लॉ हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये हम लोग इससे पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये एक लॉ आ चुका था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको दिया था एंटोइन लैवोजियर ने। एक और लॉ आ चुका था 1799 में, क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ क्या है
आ चुके थे। एक तो उन्होंने क्या है दर्शन से लिया था एटम शब्द, और दूसरा ये दोनों लॉ आ चुके थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा आया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये दोनों नियम क्या है, इसको क्या है एंटोइन लेवुजियर ने दिया था और सिद्ध भी कर दिया था, इस नियम को दिया, और कई एग्जाम्पल और कई प्रैक्टिकल के द्वारा इस लॉ को इन्होंने प्रूव भी कर दिया था। और इसको क्या है प्राउस्ट ने दिया था, ये नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, और इस लॉ को प्राउस्ट ने भी कई प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव कर दिया था। इन्होंने बताया था कि तत्व क्या है विभिन्न नियमों के द्वारा आपस में जुड़कर या केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या है यौगिक का निर्माण करते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया था और लॉ दिया था, लेकिन ये दोनों वैज्ञानिक क्या है इसे एटॉमिक लेवल पर क्या है इसे नहीं समझा पाए थे। ठीक, तो इन दोनों नियमों को समझाने के लिए भी जॉन डाल्टन ने क्या है एटॉमिक थ्योरी दिया। इन्होंने ये माना कि अगर हम बता दें कि अगर कोई भी पदार्थ अगर परमाणुओं से मिलकर बना है तो जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन के जो नियम हैं उनको भी आसानी से समझाया जा सकता है। तो डाल्टन ने क्या है एक तो फिलॉसफी से क्या है प्रेरणा ली, और दूसरा क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन के जो दोनों लॉ है उसको भी आधार बनाया, और इसको भी क्या है परमाणु स्तर पर समझाया। तो चलिए सबसे पहला जो पोस्टुलेट है एटॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि द्रव्य या पदार्थ क्या है अविभाज्य परमाणुओं से बना है। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं कि इनका जो पहला फैक्ट है उन्होंने क्या बताया। इन्होंने कहा कि द्रव्य या जितने भी पदार्थ हैं तत्व यौगिक या मिश्रण वो सभी क्या है अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो डाल्टन ने कहा कि जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है चाहे तत्व हो यौगिक हो या मिश्रण हो सभी क्या है परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और परमाणु क्या होते हैं अविभाज्य होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम सोना या लोहा कोई भी तत्व लेंगे और उसको लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे, तब लास्ट में एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसे और तोड़ पाना क्या है संभव नहीं होगा। तो डाल्टन ने कहा कि सभी पदार्थ क्या है अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं। अविभाज्य मतलब अंतिम सबसे छोटा हिस्सा जिसे और तोड़ पाना क्या है या और काटना क्या है संभव न हो। तो डाल्टन ने ये कहा कि सभी पदार्थ क्या है अविभाज्य जिसे और नहीं काटा जा सकता, वो लास्ट कण रहेगा, लास्ट पार्टिकल रहेगा। सभी पदार्थ क्या है छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं, और इन परमाणुओं को क्या है आगे और हम विभाजित नहीं कर सकते। अविभाज्य मतलब इसको और आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2O है, H2O मतलब पानी, अगर H2O के एक बूंद को अगर हम विभाजित करना चाहें तो क्या है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर उसे और विभाजित करना चाहें तो क्या होगा कि वो क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद क्या है और उसे और तोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो अपना जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो उसका गुण धर्म है रासायनिक गुण धर्म वही नष्ट हो जाएगा, मतलब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो डाल्टन के अनुसार क्या है परमाणु ही क्या है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा मतलब
अखंडित या अविभाज्य क्या है, कण होते हैं। तो अगर इसको आज के मॉडर्न साइंस में देखें तो बाद में क्या है, इन्होंने क्या है, डाल्टन ने 1808 में ये वाला पोस्टुलेट दिया था। बाद में क्या है, जैसे 1897 है, इसमें क्या है, थॉमसन ने, जो जे थॉमसन है, जे थॉमसन, इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक। और बाद में क्या है, जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन है, उन्होंने क्या है, प्रोटॉन की खोज किया, ठीक। बाद में क्या है, चैडविक है, चैडविक ने क्या है, न्यूट्रॉन की खोज की। तो आज हम ये जानते हैं कि परमाणु भी क्या है, अंतिम कण नहीं है, बल्कि उसमें भी क्या है, उपकण पाए जाते हैं, उप परमाणु कण, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या है, परमाणु क्या है, बना होता है। परमाणु में भी क्या है, और भी छोटे कण क्या है, पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय डाल्टन ने क्या है, परमाणु को अविभाज्य माना था। आगे जब और साइंटिस्ट ने क्या है, खोज किया, तब और छोटे छोटे कणों की खोज हो पाई, ठीक। और इसका हम अविभाज्यता का एक और मतलब, जो अविभाज्य था, इसको विभाजित कैसे कर सकते हैं, उसका एक मॉडर्न क्या है एग्जाम्पल, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, या जो एटॉमिक बॉम्ब है, उसमें क्या है, यूरेनियम जैसे जो भारी न्यूक्लियस है, यूरेनियम एटम का जो बहुत हैवी क्या है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करके क्या है, भारी मात्रा में क्या है, ऊर्जा क्या है, प्राप्त किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जो कि क्या है, परमाणु को विभाजित करने का, उसके न्यूक्लियस को तोड़ने का क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक, मॉडर्न थ्योरी में। लेकिन उस समय क्या है, जॉन डाल्टन ने क्या है, परमाणु को अविभाज्य माना था। और अगर हम जनरली देखें तो जितने भी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या है, परमाणु को हम तोड़ते नहीं, बल्कि क्या है, परमाणु जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो सामान्य अभिक्रिया है, अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को छोड़ दें, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन को छोड़ दें, तो जितने भी जो सामान्य केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या है, परमाणु को हम नहीं तोड़ते, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, उनका शेयरिंग होता है और केमिकल बॉन्ड बनता है या केमिकल रिएक्शन होता है। तो उस समय के हिसाब से क्या है, ये क्या है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट नियम उन्होंने दिया था, जो आज भी कुछ हद तक क्या है, सही है। किंतु बाद में क्या है, इन सब की खोज हो जाने के बाद ये पता चल गया कि परमाणु भी छोटे छोटे और कणों से मिलकर बना है और विभाजित किया जा सकता है। तो ये पहला पोस्टुलेट हमने पढ़ लिया कि सभी पदार्थ क्या है, अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब देखते हैं, चलिए दूसरा पोस्टुलेट। चलिए अब देखते हैं, जो दूसरा मुख्य फैक्ट क्या बताया था उन्होंने, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या है, पूरी तरह एक समान होता है। तो इसका क्या अर्थ है कि अगर हमारे पास कोई भी एक तत्व है, मान लीजिए एक शुद्ध सोने का कोई टुकड़ा है, तो उस टुकड़े में जितने भी परमाणु रहेंगे, क्या है, किसी भी पदार्थ में क्या है, असंख्य परमाणु होते हैं। तो मान लो एक शुद्ध सोने का टुकड़ा है हमारे पास, तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे, तो वो परमाणु आकार में, द्रव्यमान मतलब परमाणु भार में, और उनके जितने भी रासायनिक गुणधर्म है, जो भी वो लोग केमिकल रिएक्शन देंगे, वो क्या है, आपस में क्या है, पूरी तरह से एक जैसे ही होंगे, ठीक। और इसका ये भी अर्थ है कि अगर दो भिन्न भिन्न तत्व हैं,
जैसे एक तत्व जैसे आयरन है या लोहा है और दूसरा तत्व मान लो ऑक्सीजन है, तो दो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं के आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या है, बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो दूसरा जो मुख्य बिंदु था क्या था कि अगर एक तत्व है, उस तत्व में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं वो आपस में क्या है, आकार में, द्रव्यमान में और रासायनिक गुण में क्या है, पूरी तरह से एक समान होंगे। ये दूसरी अवधारणा थी। बाद में क्या है, इसमें भी क्या है, फिर से क्या है, करेक्शन कर दिया गया है ना। बाद में क्या है, मॉडर्न करेक्शन क्या किया गया, जब किसकी खोज हुई, समस्थानिक या आइसोटोप की। आइसोटोप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। और एक क्या पढ़ा है हमने, आइसोबार, समभारिक। आइसोबार या समभारिक। तो डाल्टन ने कहा था कि एक तत्व में मौजूद जितने भी परमाणु हैं उनके आकार, द्रव्यमान और जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो पूरी तरह एक समान होते हैं। बाद में जब आइसोटोप्स की खोज हुई, जैसे कि हाइड्रोजन के, एक तत्व ले लेते हैं जैसे हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, 3 प्रकार के हमने क्या है, एटम देखा था। क्या क्या था, प्रोटियम, ठीक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तत्व एक ही है, क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, 3 प्रकार के परमाणु पाए गए जिनके क्या है, द्रव्यमान क्या है, अलग अलग थे। इन्होंने क्या कहा था, अगर एक तत्व है उसके सभी परमाणुओं क्या है, द्रव्यमान समान होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन में क्या पाया गया कि इस एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, 1 है, दूसरे का द्रव्यमान क्या है, 2 है और इसका क्या है, 3 है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पहले देख चुका है, जैसे कार्बन का, कार्बन 12 वाला एक परमाणु है, दूसरा क्या है, 14 वाला एक परमाणु है, ठीक। तो आइसोटोप्स की जब खोज हुई तो ये पता चला कि कई तत्व ऐसे हैं, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जिनमें क्या है, विभिन्न परमाणु हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है, ठीक, जिन्हें आइसोटोप कहा गया। और दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान क्या है, पूरी तरह से अलग अलग होंगे। लेकिन जब आइसोबार मतलब समभारी की खोज हुई, जैसे एग्जांपल लेते हैं ऑर्गन और कैल्शियम, ठीक। ऑर्गन क्या है, एक अलग एलिमेंट है और कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है। तो डाल्टन के अनुसार क्या है, इनके परमाणु भार क्या है, अलग अलग होने चाहिए। लेकिन ऑर्गन का परमाणु भार भी कितना है, 40 है और कैल्शियम का भी क्या है, 40 है। तो पहले जो डाल्टन ने कहा था, बाद में क्या है, बाद में इसमें भी करेक्शन किया गया कि एक तत्व क्या है, सामान्य रूप से ये सही है, लेकिन बहुत सारे अपवाद हैं कि एक तत्व में भी ऐसे बहुत सारे परमाणु पाए जा सकते हैं जो द्रव्यमान में अलग अलग होंगे। और दूसरा ये भी सिद्ध कर दिया गया कि विभिन्न तत्वों के ऐसे भी परमाणु हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, समान हो सकते हैं। तो ये हमने देख लिया दूसरा पोस्टुलेट। चलिए अब देखते हैं तीसरा पोस्टुलेट। चलिए अब देखते हैं तीसरा बिंदु उन्होंने जो दिया था, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से क्या है, यौगिक बनते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम में जो दूसरा नियम था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो स्थिर अनुपात का नियम है, वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, उसी प्रकार का है ये। उसमें उन्होंने क्या है, द्रव्यमान का अनुपात क्या है, फिक्स बताया था, निश्चित बताया था। इसमें क्या है, डाल्टन ने क्या है,
परमाणुओं की संख्या का अनुपात को क्या है, निश्चित या फिक्स या स्थिर बताया। जैसे मान लो क्या है, एक यौगिक लेते हैं H2O, ठीक। ये यौगिक क्या है, दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें परमाणुओं का क्या अनुपात है, हाइड्रोजन परमाणु क्या है यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन परमाणु कितना है, 1 है। तो यहाँ पे परमाणुओं का अनुपात, परमाणु अनुपात यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, 2:1 है। तो ये जो परमाणु अनुपात है ये हमेशा क्या है, फिक्स ही रहेगा। ये जो H2O है, चाहे ये पानी आप समुद्र का पानी हो, चाहे रेन वाटर हो, चाहे आप इसे लैब में बनाएं, तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का जो अनुपात है हमेशा क्या है, 2:1 ही रहेगा, परमाणु अनुपात। या फिर जैसे हम CO2 का एग्जाम्पल लेंगे, इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, कार्बन का क्या है 1 है और ऑक्सीजन का क्या है 2 है। ये हमेशा CO2 में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 ही रहेगा, चाहे इसे बनाने का तरीका या प्राप्त करने का कोई भी तरीका हो। और एक एग्जाम्पल जैसे अमोनिया लेते हैं NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है, 1:3 है। तो चाहे अमोनिया को किसी भी विधि द्वारा बनाए, हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो परमाणु अनुपात क्या है, 1:3 ही रहेगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो तत्व क्या है मिलकर एक नया यौगिक बनाएंगे, तो चाहे आप किसी भी मेथड से बनाएं, उसमें परमाणु का जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा। और क्या है, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु क्या है, हमेशा क्या है, पूर्णांक के रूप में जुड़ते हैं। जैसे क्या है, ये 1:2 है या 1:3, 2:1 है। परमाणु कभी भी 1.5 या 2.5 इस टाइप के डिजिट में क्या है नहीं जुड़ेंगे, हमेशा पूर्णांक रूप में ही ये जुड़ेंगे। तो ये क्या है, तीसरा पोस्टुलेट है कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कोई यौगिक बनाते हैं, तो उसमें परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात है वो क्या है, फिक्स रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, ठीक। और ये नियम क्या है, किससे प्रेरित था, जो स्थिर अनुपात का नियम जो प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। उन्होंने क्या है, द्रव्यमान को आधार बनाया था। द्रव्यमान या मास क्या है, एक अलग होता है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर H2O मान लो इस कंपाउंड को देखें, तो अगर द्रव्यमान के आधार पर देखें, द्रव्यमान या मास के आधार पर देखते हैं, तो हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे 2 परमाणु है तो 2 इसका द्रव्यमान हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या है 16 है, तो इसका और सरल अनुपात क्या है, 1:8। ये क्या है, मास रेशियो है या द्रव्यमान अनुपात है। इसको क्या है, प्राउस्ट ने दिया था, केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सेकंड लॉ हम लोग पढ़े थे। और डाल्टन ने क्या है, ये वाला नियम दिया था परमाणुओं के अनुपात के आधार पर, ठीक। तो ये हो गया तीसरा नियम। अब इसके बाद देखते हैं चौथा अवधारणा ने कौन सा दिया था। चलिए अब देखते हैं चौथी अवधारणा जो जॉन डाल्टन ने दिया था, क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। पुनर्व्यवस्थित मतलब रीअरेंजमेंट होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो अवधारणा है वो ये किससे प्रेरित है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन का हमने पहला नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
ऑफ मास। ठीक, जो हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, जो एंटोइन लेवोजियर ने दिया था 1789 में, ये इसी नियम से प्रेरित है कि मास कंजर्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में मास क्या है, हमेशा संरक्षित रहता है, ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। तो डाल्टन ने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो नए परमाणु उत्पन्न होते हैं और न ही परमाणु क्या है जो पहले से है वो नष्ट होते हैं। मतलब परमाणु क्या है, अविनाशी होते हैं। केमिकल रिएक्शन में किसी भी प्रकार का नया परमाणु उत्पन्न नहीं होता और केमिकल रिएक्शन के बाद जो पहले से उपस्थित परमाणु है वो नष्ट भी नहीं होते, केवल क्या है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि परमाणु अविनाशी कैसे हैं। मान लो हम कार्बन और ऑक्सीजन का एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं, या जब कोयले को क्या है जलाते हैं। ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों क्या है रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि परमाणु किस प्रकार से अविनाशी हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन से पहले क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक, कार्बन का क्या है, एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। टोटल यहाँ पे क्या है, 3 परमाणु हो गए रिएक्टेंट के टोटल। और जब प्रोडक्ट बना केमिकल रिएक्शन के बाद, तब भी देखते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक, केवल यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बना। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग थे और यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये सब क्या है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बाद में पढ़ेंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराने जितने भी रासायनिक बंध है या केमिकल बॉन्ड है वो क्या है, टूटते हैं और परमाणुओं के बीच क्या है, नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन के बाद भी 3 ही परमाणु हैं। तो ये क्या है, जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविनाशी होते हैं। चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, पुराने जो परमाणु हैं वो नष्ट नहीं होते और नए परमाणु नहीं बनते, केवल परमाणुओं का क्या है, रीअरेंजमेंट या पुनर्व्यवस्था होता है। नए परमाणु नहीं बने, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। यहाँ पे दोनों मिलकर NH3 नहीं बनाए हैं, मतलब ये नए परमाणु नहीं बने हैं। यहाँ पे ना तो कोई नाइट्रोजन का परमाणु आया, न ही हाइड्रोजन का परमाणु आया। इस प्रकार से नए परमाणु का निर्माण यहाँ पे क्या है, नहीं होता है। ठीक, केवल जो पुराने परमाणु हैं वो केमिकल रिएक्शन के बाद क्या है, नए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। मतलब इनमें क्या है, रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्था होती है और परमाणु क्या है, नष्ट नहीं होते, नहीं उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने मास कंजर्वेशन में क्या कहा था कि टोटल मास क्या है, रिएक्शन के पहले और बाद में सेम रहता है। यहाँ पे जैसे मास हम लोग देखे थे 12 + 32 कितना है, 44 ग्राम हो जाएगा और बाद में भी क्या है, ये 44 ग्राम मिला था। तो ये क्या था, मास कंजर्वेशन था। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु अविनाशी होते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान अविनाशी था, मतलब मास उतना ही रहता है। और यहाँ पे पढ़े हैं कि परमाणु अविनाशी है, परमाणु न तो नष्ट होते हैं और न ही नए परमाणु उत्पन्न होते हैं। केवल केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उनका क्या है, पुनर्व्यवस्था या रीअरेंजमेंट होता है। मान लो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेथेन का क्या है, मेथेन का क्या है, हम लोग दहन करते हैं, CH4 लिए प्लस क्या है, ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है CO2 और H2O, है ना।
तो इसको क्या है, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, तो CH4 ये क्या है, मीथेन है। मीथेन को जब हम लोग जलाते हैं तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, H2O बनता है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब एटम का क्या है काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन है और प्रोडक्ट में भी एक कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी क्या है 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, यहाँ पे क्या है 4 ऑक्सीजन का एटम है रिएक्टेंट में, और यहाँ भी क्या है 2+2 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे और जब उसको बैलेंस करते हैं तो एटम क्या है, केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या है उतने ही रहते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल के द्वारा क्या है, डाल्टन ने ये सिद्ध किया कि परमाणु क्या है नष्ट नहीं होते और न ही उत्पन्न होते हैं, केवल केमिकल रिएक्शन में क्या है पुनर्व्यवस्था बस होती है और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं और परमाणु क्या है नष्ट नहीं होते और न ही उत्पन्न होते हैं। तो हमने आज पढ़ लिया जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अब क्या है नेक्स्ट क्लास में क्या है, अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब तक हमने क्या है 14-15 वीडियो में क्या है पहले चैप्टर को क्या है पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में क्या है हम सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे जो कि NCERT बुक पर क्या है आधारित रहेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।